नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड व्हेन आई से सारा एजुकेशन, आई एक्चुअली मीन एवरी टेक्स्ट बुक, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सब आपको मिलता है हमारे एक नहीं बल्कि 3 मीडियम से, जो कि है हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप। आप इन तीनों ही माध्यम से हमारे सारे सेशंस को कितनी भी बार, कितने भी सेशंस को देख सकते हैं विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है एंड आप एब्सोल्युटली फ्री हमारे सारे सेशंस को, क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैनेज ब्रेन्स न सिर्फ आपको बोर्ड्स की तैयारी कराता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी प्रैक्टिस करवाता है और आपके लिए उसको तैयार करता है। इसी में हम आपको जेई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। और एनटीएससी का जो आपका एग्जाम है, जिसमें आपके साइंस, मैथ, सोशल एंड मेंटल एबिलिटी आता है, उसमें आपकी मैथ्स की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड आप आज देख रहे हैं हमारे एनटीएससी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आज लेवल 2 क्वेश्चंस। अच्छा, लेवल 2 एकदम से नहीं आया है, मैं आपको पहले से बता दूं कि हमने इस चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, जो कि हमारा फर्स्ट सेशन था इस चैप्टर का। इसके बाद हमने लेवल 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और आज हम लेवल 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को शुरुआत से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस 2 सेशंस को जरूर देखिए एंड उनको देखने के बाद फिर आगे बढ़िए, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक प्रॉपर फ्लो में चलेगी। लेवल 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेवल 1 क्वेश्चंस के मुकाबले, लेकिन लेवल 1 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके लेवल 2 क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा, स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए उन्हें भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और कभी कभी वहाँ से भी सवाल आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेट पेपर बना रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा लेवल 2 क्वेश्चंस। और इसके बाद आपको पता है क्या होगा, जैसा कि हमारी हमेशा की परंपरा रही है, नेक्स्ट आने वाले सेशंस में आपको डीपीक्यू शीट्स मिलेंगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी पूरा एक सेट मिलेगा, सॉल्व करेंगे हम साथ में। तो अगर आपने इसके बाद भी सेशन कंटिन्यू रखना है, वरना आपका फिर छूट जाएगी, प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है आपके समक्ष, आपको भी दिख रहा है। सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, k एंड -4, 1 इज 2√10 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। आपको डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस इज 2√10। आपको 2 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन इस सवाल को लेवल 2 क्या बनाता है, इस सवाल को लेवल 2 ये चीज बनाता है कि यहाँ पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से एक वैल्यू मिसिंग है। तो आपको पूरी मेहनत करके इस k की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू लेवल 1 क्वेश्चन। चलिए, d निकालने का फॉर्मूला है, आपको पता है डिस्टेंस निकालने का, विच इज √ऑफ क्या, x2 माइनस x1, तो -4 -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या किया आपने, x2 माइनस x1 एंड देन साथ में यहां पे प्लस होने के बाद y2 दैट इज 1 माइनस k दैट इज y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है 2√10। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो यही करनी है कि दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए, ताकि यहां का स्क्वायर रूट गायब हो जाए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। -4 -2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहां प्लस हो जाएगा 1 k का स्क्वायर, क्योंकि आप एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। चलिए, जैसे आप दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर केवल 10। ठीक है, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो वो जो बाहर का स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 1 k के होल स्क्वायर का जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के तहत ये आपका आंसर आएगा। a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर -2k। ठीक है, चलिए अब आप 36 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 करेंगे 37 हो जाएगा, तो 40 - 37 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सीधे सीधे, है ना, क्या लिखा मैंने, 40 - 37 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप करेंगे k स्क्वायर -2k। चलिए 40 - 37 करेंगे, 3 बचेगा, तो 3 इक्वल टू k स्क्वायर -2k। आपकी फाइनल इक्वेशन 0 इक्वल टू k स्क्वायर -2k -3
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू अवश्य मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इक्वेशन है आपकी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 2। ठीक है, क्या करेंगे सर, माइनस 2k माइनस 3k प्लस k, इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आएगा। पहले दोनों में से आपने k कॉमन लिया तो अंदर आएगा k माइनस 3, दूसरे दोनों में से +1 कॉमन लिया, अंदर आएगा k माइनस 3, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो एक आया आपका फैक्टर k माइनस 3, दूसरा आया k प्लस 1। इन दोनों को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी या तो 3 या फिर -1। ठीक है, अब अगर आपके ऑप्शन देखें तो देखो -1 है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। एक ऑप्शन है -3 लेकिन आपका जवाब आ रहा है +3, तो इसलिए -3 हो जाएगा रिजेक्ट, 1 हो जाएगा रिजेक्ट, और एक आंसर है आपका -1 जो कि आपके पास भी आ रहा है, तो उसको आप अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे। ठीक है सर, लेकिन अगर दोनों आंसर होते तो बेटा उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया होता, या तो आपको ऑप्शन में दिया गया होता A एंड B ऐसा कुछ, पर अगर ऐसा है तो वो उसका ऑप्शन आपको वैसे मिलेंगे। दो आंसर करेक्ट हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगर वहां पे -1 भी नहीं होता तो आप नन ऑफ दिस मार्क करते। ठीक है, पर अभी क्योंकि -1 है तो वही आपका आंसर होगा। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, आपका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है -1, हमारा आंसर भी है -1, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 4,6 एंड 8,4, ठीक है, देन आपको क्या बताना है, रेडियस की लेंथ बतानी है। ठीक है, चलो सर रेडियस की लेंथ निकालने के लिए पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए सर, हमें पता होना चाहिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और ऐसा क्यों, क्योंकि सर जो रेडियस होता है उसकी परिभाषा वही होती है कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, तो सेंटर पता होगा तभी तो सरकमफेरेंस तक पहुंचोगे। देखो पॉइंट्स तो है, एक है 4,6 यहां पे आपने लिख दिया, दूसरा है 8,4। ठीक है, अब यहां पे आपको पता लगाना है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। वो कैसे पता लगाओगे सर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि जो सेंटर होगा वो डायामीटर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। सेंटर के इस तरफ भी रेडियस, उस तरफ भी रेडियस, तो मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि सेंटर इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये आप कहीं भी साइड में नोट बना के लिख सकते हैं ताकि जब भी एग्जाम में मिड पॉइंट का सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सेंटर इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, चलिए तो यहां से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, तभी तो डिस्टेंस निकाला जाएगा, तभी रेडियस आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएंगे x, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो भैया देखो जब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इजी वाला फॉर्मूला जो कहता है कि अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, तो मतलब 8 + 4 होल डिवाइड बाई 2, और y के लिए y की वैल्यूज का एडिशन मतलब 6 + 4 होल डिवाइड बाई 2। अब ये तो सिंपल सा गणित है, 8 × 4 = 12 डिवाइड बाई 2, तो मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 5। 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5, यहाँ पे कितना 12 डिवाइड बाई 2 6। तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या 6,5। अब अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो रेडियस निकालना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर, कैसे निकालोगे रेडियस, तो सर रेडियस निकालने के लिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो r वुड बी इक्वल टू √of x2 दैट इज 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया रेडियस निकालने के लिए। तो r की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 - 4 मतलब 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर वुड बी इक्वल टू √of 4 + 1 दैट इज √5। ठीक है, चलिए अगर आप इस तरफ से करेंगे तब भी आपका जवाब वही आएगा। 8 में से 6 गया तो फिर कितना बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचे, यहाँ पे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4,
4 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो वहां पे भी √5 आएगा। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो आपको टोटल डायमीटर मिल जाएगा, उसके बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, ये भी आसान है वो भी आसान है, दोनों में कैलकुलेशन तो करना ही है, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके ऊपर है कि आप ऐसे करना चाहें या फिर दोनों पॉइंट्स के बीच का 4, 6 और 8, 4 जो डायमीटर के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के डिवाइड बाय 2 करना चाहें, तब भी आपका आंसर √5 ही आना चाहिए, जो कि यहां पे है ऑप्शन बी के रूप में। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, एनी केस आपका आंसर तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए, आपका जवाब क्या आ रहा है? उनका जवाब भी है ऑप्शन बी √5 यूनिट्स, हमारा आंसर भी वही आया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 4, -3, 0 एंड 1, -2, आपको चौथे वर्टेक्स के बारे में जानकारी देनी है। चलिए यहां पे अगर हम एक बार कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा पॉइंट्स लोकेट करना और जज कर पाना कि चौथा वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हमने एक रफली बना दिया। पहला पॉइंट है -1, 4, तो जितना मेरे हिसाब से अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इमेजिन कर सकता हूं, 0 से इस तरफ -1, 4 ऊपर, तो यहां कहीं आएगा वो पॉइंट। ठीक है, फिर है एक -3, 0, -3, 0 कहां लाए करेगा? तो भाई -3, 0 लाए करेगा आपके एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो 0 के बाद -1, -2, -3 यहां कहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद है 1, -2, तो +1 और यहां पे -2 है y एक्सिस पे, तो 1, -2 तो मतलब यहां कहीं लाई करेगा, है ना। तो ये रहा आपका 1, -2, मान लो रफली यहां कहीं। अब लास्ट वाला पॉइंट कहां होगा? चौथा वर्टेक्स आपको रफली इमेजिन करना है, तो देखो एक तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, कम से कम थोड़ा आइडिया मिलेगा हमें। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, और जितना मेरा कैलकुलेशन कहता है पहली बात तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऐसे पॉइंट जो कि चारों पॉजिटिव, जिसके दोनों पॉजिटिव नहीं है, उसको आप क्लियरली क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं कि भैया आप तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें एक पॉइंट है 3, 2 जिसके होने के चांसेस हैं, ये देखो ये रहा 3, लगभग यहां पे आएगा 2, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, चलो तो इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे रख रहा हूं कि हाँ ये आंसर हो सकता है। 2, 3 मतलब भैया देखो एक्स एक्सिस पे 2, अब एक्स एक्सिस पे आपने 1 तो ड्रॉ किया पर 2 ड्रॉ नहीं किया है, तो 2 लगभग बीच में कहीं आएगा और 3 आएगा यहां पे मिडिल में कहीं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है क्या? एक चांसेस है। अब हम लोग इसको भी थोड़ा हाईलाइट करके रखते हैं। 1, 2 तो मुश्किल लग रहा है देखो, क्योंकि आपने 1 पहले से ही मार्क किया है, तो 1, -2 तो है अपने पास, है ना, तो 1, 2 आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वो एग्जैक्टली सामने हो जाएगा तो शायद स्क्वायर नहीं बनेगा, थोड़ा दूर बनना चाहिए। दो ऑप्शन है 3, 2 और 2, 3, तो एग्जाम में कैसे करेंगे? देखो अब एग्जाम में दो तरीके हैं, या तो वो पॉइंट से कोऑर्डिनेट मान लो x और y, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वहां से उधर तक का भी वही डिस्टेंस, फिर डायगोनल से भी आप कर सकते हो, तो आपको 2-3 इक्वेशन मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक चीज ये हो गई। आप यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाओगे? सर एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक का, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, और अगर आप चाहें तो एक डायगोनल बना सकते हैं, उसी डायगोनल की वैल्यू से दूसरी डायगोनल भी उसके बराबर हो जाएगी, तो आपको वो वाला पॉइंट वैसे भी मिल सकता है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके। ठीक है, चलिए तो अभी तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सूट कर रहा है 3, 2, तो वही हम अपना आंसर मार्क करेंगे। डायग्राम के हिसाब से भी थोड़ा डायग्राम में आपको डाइसी हो सकता है, पर उतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम भी कम होगा आपके पास। तो जितना आप प्रिसाइज बना पाएंगे, जितना आप स्केल का यूज करके 1, 2, 3, 4 बना पाएंगे, फिर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कंप्यूटर जी एक बार आप भी हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए, आपका जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन ए 3, 2। कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमने भी वही मार्क किया था। हाँ, जब आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो आप 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे पेंसिल से, आपके वो जो स्केल और पेंसिल से, तो पक्का आपको सही आंसर और प्रिसाइसली मिलेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए, बी एंड सी इज दिस।
इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3,5 व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब अगर आपने सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट रिव्यू वाला सेशन नहीं देखा है तो आप पक्का यहां पे फंस जाएंगे। पर यदि आपने वो कॉन्सेप्ट रिव्यू वाला सेशन देखा है, लेवल 1 क्वेश्चन का सेशन देखा है, तो हमने सेंट्रॉइड पर पूरी अच्छे से एक सवाल भी किया है और सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट डिवाइस भी किया था। यहां पे फिर करवा देते हैं भैया। तो सेंट्रॉइड होता है, मान लीजिए आपका सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पे एक्स या ए, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। तो ये है ए और ये है बी। तो ए वुड बी ऑलवेज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 2 ना कि 3। अब यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, इस पे क्वेश्चन भी किया था हमने। तो इट इज ऑलवेज डिवाइड बाय 3 और b हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3। चलिए, ये आपके x1 x2 x3 आपके पास उपलब्ध है, y1 y2 y3 आपके पास उपलब्ध है। बस आप वैल्यूज रखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो a वुड बी इक्वल टू x1 मतलब 2, x2 मतलब 3 एंड x3 मतलब x होल डिवाइड बाय 3। और ये a की वैल्यू कितनी है? तो भाई a की वैल्यू है 3, है ना। तो अब आप सॉल्व करेंगे, 3 3 9 वुड बी इक्वल टू 3 2 5 प्लस x। तो ना x की वैल्यू आ जाएगी 4 इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि 5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। इधर पे b के लिए आपका आंसर है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू y1 मतलब 5 प्लस 8 और प्लस y3 जो को अपने यहाँ पे नाम दिया है y होल डिवाइड बाय 3। ये 3 भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 15, 8 और 5 हो जाएगा 13 प्लस y। तो जोड़ घटा के y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स 4,2 हमेशा। तो ऑप्शन सी 4,2 हमारा आंसर होगा। गलती मत करना, x की जगह y की जगह x मत लिख देना। और अगर लिख दोगे तो भाई सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है, मार्क्स आपके ही कटेंगे, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ऑप्शन सी हमारा आंसर। एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई करवा लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, मतलब कंप्यूटर जी ने हमारा साथ दिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं भैया। कंप्यूटर जी ने अगला सवाल भी प्रेजेंट कर दिया। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलो, इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब है सर? मतलब इस पॉइंट की जो कि एक्स एक्सिस पे है उसकी 3,4 से दूरी उतनी है जितनी उस पॉइंट की 2,5 से है, ठीक है। और देखो स्पेशल चीज दी है भैया, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। अब जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो अगर आप ध्यान से सुने, एक्स एक्सिस पे होना मतलब एक्स एक्सिस के राज में होना, एक्स एक्सिस की गली में होना। तो भाई अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो एक्स एक्सिस की जो गली है वहां पे एक्स एक्सिस ही शेर है, y की कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब अगर एक्स एक्सिस पे हो आप तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। इसीलिए आपके 3 ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू तीनों में 0 है और चौथा ऑप्शन तो है ही नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, तो एक ये बड़ा इंडिकेशन है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं x, 0, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि दोनों पॉइंट से दूरी बराबर। तो मान लो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो पहले हम AC की वैल्यू निकालें। चलिए, AC मतलब A से लेकर C तक का डिस्टेंस जो घर में लगता है वो AC नहीं। तो पहला यहां पे आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, ओपन नहीं कर रहा हूं। हाँ, 4 माइनस 0 है तो मतलब हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। दूसरा पॉइंट है BC, ठीक है। अब BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर BC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और 0 लिखने का क्या वजह है कि सर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू पक्का 0 होगी। चलिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं।
सर दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो BC की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर दैट इज 25। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है, इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे दोनों वैल्यूज को। तो यहां से आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। अब क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर रूट है तो भाई गणित में नियम है कि जब एक जैसे दिखने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो कैंसिल हो सकते हैं, तो रूट से रूट कैंसिल। अब व्हाट इज 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो सर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 वुड बी इक्वल टू, यहां पे आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। चलिए लंबा सा स्टेटमेंट, जो कैंसिल हो रहा है फटाफट कैंसिल करो। सर सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, वेरी गुड। और कुछ हो रहा है यहाँ पे कैंसिल? नहीं सर। सर यहाँ पे 16 और 9 मिला के हो जाएगा 25, तो 16 और 9 मिला के अगर हो रहा है 25 तो 25 से कैंसिल कर दो। अब क्या बचा सर, माइनस 6x, वहां पे माइनस 4x है, साइड चेंज कर सकते हैं, तो यहां बचेगा माइनस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 4। बाकी सब तो कैंसिल हो गया। माइनस 6 में से प्लस 2 कर दिया तो कितना बचेगा, प्लस 4 कर दिया, सॉरी, तो सर माइनस 6 प्लस 4 करने पे बचेगा माइनस 2x। यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान रखना, माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी सर, 4 अपॉन माइनस 2, माइनस साइन प्रिवेल करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो ये जो पॉइंट है जिसके जो कि इक्वी डिस्टेंट है उसमें x या फिर a जो भी आपने नाम दिया हो उसकी वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू है 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी माइनस 2,0। क्या आपको ये समझ में आया? आसान प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात क्या थी यहाँ पे सर, यही थी कि कैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले ये चीज ध्यान रखी कि भैया यहाँ पे पॉइंट x,0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर x एक्सिस पे लाई नहीं करता तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और होते, ठीक है। और वो बहुत बड़ी हेल्प हो गई क्योंकि काफी सारे कैलकुलेशन उससे इजी हो गए, वरना फिर दिक्कत आ जाती, ठीक है। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, ऑप्शन बी माइनस 2,0 हमारा आंसर। कंप्यूटर जी का भी वही कहना है, तो मतलब स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अच्छा, किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स का उनको कोऑर्डिनेट दिया है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुड बी। आपको क्या बोल रहा है कि देखो पूरे पॉइंट्स तो नहीं पता लेकिन हम मिड पॉइंट्स पता है हमें, तो अब मिड पॉइंट वाले से देखो यहाँ पे दो लॉजिक लग सकते हैं। पहला ये कि ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी तीनों वर्टाइसेस आपको नहीं पता है लेकिन उसके 3 मिड पॉइंट्स आपको पता हैं, जो कि है एक तो 3,6, कहीं भी लिख दो 3,6, फिर एक है 4,5, ठीक है 4,5, फिर एक है 2,1, ठीक है 2,1। चलिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। अब देखो या तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, कैसे सर, अब वहां तो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पॉइंट मान लिए x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। फिर आप करोगे इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व। अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो देखो, इस वाले को मान लिया आपने x1 y1, ठीक है, इसको मान लिया आपने x2 y2 और इसको मान लिया x3 y3, इस पॉइंट को, ठीक है। तो भैया जब आपने ये तीनों अज्यूम कर लिए तो आपकी इक्वेशंस क्या बनेंगी कि x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, x3 प्लस x1 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। एक ये तरीका हो गया, 3 इक्वेशन आ गई, 3 वैल्यूज है, सॉल्व करोगे आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये कि क्यों ना हम इस मिड पॉइंट्स के द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, ठीक है। और आपने अच्छे से पढ़ा है कक्षा 9वीं में भी कि जो मिड पॉइंट्स के द्वारा ट्राइंगल बनता है उसका जो भी एरिया होता है वो बड़े ट्राइंगल का 1/4 होता है। याद है आपको ये चीज? क्या सिखाया था हमने, क्या सीखा था कि भैया जब भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी
भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, तो जो नया ट्राइंगल बनता है वो पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कर दूं कि भैया इन मिड पॉइंट्स का मदद करके मिड पॉइंट्स की मदद से एरिया निकाल दूं, उसके बाद फिर उसका 4 टाइम्स कर दूं? एक बार ये चेक कर लेते हैं है पॉसिबल कि नहीं है। ठीक है, चलो, तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ ऑफ x1 दैट इज 3 इंटू y2 माइनस y3, तो 5 माइनस 1 प्लस x2 दैट इज 4 होल मल्टीप्लाइड बाय सर 1 माइनस 6, क्योंकि भैया y3 माइनस y1 होगा, और लास्ट में प्लस यहां पे हो जाएगा x3 दैट इज 2, तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 आ गया, x3 में होगा 6 माइनस 5। ठीक है, चलिए ये हो गया 6 माइनस 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया आएगा हाफ ऑफ कितना सर 3 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सर 4 इंटू 1 माइनस 6 मतलब कितना सर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 6 माइनस 5 मतलब 2 इंटू 1। बस इसको सॉल्व करते हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो एरिया आ जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ कितना सर 4 इंटू 3 12, 4 ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 2, तो कुल मिला के यहाँ कहानी बनेगी 12 और 2 हो जाएगा 14, 20 में से माइनस तो हो जाएगा माइनस 6, तो एरिया हो जाएगा बेसिकली -3, मतलब बेसिकली पॉजिटिव 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया है? क्या ये एक ट्राइंगल का एरिया है? हाँ जी सर। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं सर? आपने ही बताया कि मिड पॉइंट्स वाला जो ट्राइंगल बनता है वो पूरे ट्राइंगल का एरिया का 1/4 तो होता है। तो अगर हमको पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो इसका करना पड़ेगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 मतलब आंसर कितना आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ जी सर। कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर, ये पहला तरीका था, इसमें टाइम थोड़ा कम लगा, लेकिन इसमें क्या लगा, आपका दिमाग लगा, और आपको ये याद होना चाहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। याद नहीं होगा तो फिर तो भैया दिक्कत है। दूसरा तरीका जिसमें हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हमारे ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो भी मैं करके दिखा देता हूं भैया, बाद में बोलना मत कि सर आपने आधा ही सिखाया। देखो, सबसे पहला होगा सर यहां पे आएगा x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब अगर आप देखें तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 6 के बराबर। ऐसे ही x2 प्लस x3 को आपने रख दिया किसके बराबर, तो सर x2 प्लस x3 2 2 4 के बराबर, वेरी गुड। और x3 और x1 किसके बराबर, x3 x1 देखो वहां पे 4, लेकिन डबल करना है तो 8। ये आ गई आपकी 3 इक्वेशंस, इनकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं x1 x2 x3 की वैल्यू। सिमिलरली ऐसे ही y की वैल्यूज भी निकल जाएंगी कि भैया y1 प्लस y2 हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद फिर y2 प्लस y3 हो जाएगा यहाँ पे कितना सर, 1 का डबल हो जाएगा 2, और y3 प्लस y1 हो जाएगा यहाँ पे कितना, y3 प्लस y1 हो जाएगा 10। ये आ गई आपकी इक्वेशंस। आप आसानी से y1 y2 y3 निकाल सकते हैं, x1 x2 x3 निकाल सकते हैं। फिर आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करके फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, लेकिन मेहनत है। तो अगर इतनी मेहनत करने का अगर है जज्बा तो बिल्कुल करिए, वरना ये ट्रिक याद रख लीजिए कि भैया मिड पॉइंट वाले का जो एरिया होता है वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होता है। कंप्यूटर जी इसी बात पे जवाब वेरीफाई कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। कंप्यूटर जी का आंसर है ऑप्शन डी, हमारा आंसर भी ऑप्शन डी, मतलब स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट पी, 2 पॉइंट है यहाँ पे 3,7 2,4 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी। सर्वप्रथम डिवाइड हो रहे हैं एक्स एक्सिस से, मतलब जो पॉइंट होगा जहां पे डिवीजन हो रहा होगा, देखो पूरी लाइन तो डिवाइड करेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कहने का मामला देखो, मतलब ये हमारा कि ये रहा आपकी वाई एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो आपका ये जो लाइन है 3,7 एंड 2,4, अब देखो 3,7 रफली लाई करेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, ठीक है, और 2,4 लाई करेगा कहाँ पे, तो 2,4 यहाँ कहीं लाई करेगा मान लो, है ना। अब वो कह रहे हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं इंटरनली कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये
कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर पा रहे हैं आपको समझ में आएगा कि भैया ये एक्सटर्नली हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस तो बाहर है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो भैया वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी। तो यहाँ पे जो लिखा है ना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, बेसिकली वो एक पॉइंट है जो कि होगा अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि भैया अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। अलग कैसे हो जाते हैं कि सर एक्स कोऑर्डिनेट तो जो होगा सो होगा ए, पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अपनी गली में डॉग इज ऑल्सो लॉयन, मतलब कुत्ता भी शेर होता है। तो ये तो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का ही राज चलेगा, वाई एक्सिस की या फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं होगी, 0 होगी। समझ में आया। और इसका बदला कौन लेता है, वाई एक्सिस लेता है अपने राज्य में। जब उसके गली में जाते हो तो एक्स एक्सिस 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके यहां से जो इंफॉर्मेशन दी है ना कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि वो पॉइंट जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होंगे। तो इस पूरे स्टेटमेंट का यही सिंपल मीनिंग है। अच्छा, अब यहां पे देखो, आपने डायग्राम में देखा तो डायग्राम देख के मुझे इतना तो समझ आ गया कि इंटरनल डिवीजन तो नहीं होगा। ये जो डिवीजन है ये इंटरनल नहीं है, ये पक्का एक्सटर्नल है। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है कि इंटरनल डिवीजन नहीं है, क्योंकि वो जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस है वो दोनों पॉइंट के बाद आ रही है। दोनों पॉइंट ऊपर थे, एक्स एक्सिस नीचे थी, तो मतलब इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। अब रेशियो पता लगाना है उसका कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। एक्सटर्नली हो रहा है ये हमने पहले ही पता लगा लिया है, बट लेकिन क्या रेशियो है डिवीजन का वो हम देख लेते हैं। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। एक तो ये हो गया होल डिवाइड बाय, सॉरी एक्सटर्नल तो माइनस होगा, नीचे होगा m1 माइनस m2। चलिए, अब यहां पे तो हमें x मतलब ये जो वैल्यू है वो पता नहीं है, हमने a लिखा है, तो ये हमारी उतनी मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि जो दूसरा वाला पार्ट है y का जो वैल्यू होती है, y की वैल्यू, वो हमें शायद काम आ सकती है कि m1y2 प्लस m2y1 होल डिवाइड बाय m1 माइनस और यहाँ पे m1 माइनस m2। अब क्योंकि हमने बोला कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब y की वैल्यू 0। अब जब पता है y की वैल्यू 0 तो रख दो उसको 0 के बराबर। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा m1y2 माइनस m2y1 होल डिवाइड बाय m1 माइनस m2। इसको सॉल्व करेंगे हमें रेशियो मिल जाएगा m1 माइनस m2 पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई। और दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत हो, यदि 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो स्वयं 0 हो जाती है। तो 0 वुड बी इक्वल टू m1 आपको पता नहीं है, उसको निकालना है, तो m1 एज इट इज। y2 मतलब हो जाएगा सेकंड वाला। तो यहां पे आप देख लीजिए किसको आप x1 y1 मान रहे हैं, किसको आप मान रहे हैं x2 y2, ठीक है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो y2 मतलब 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस यहां पे हो जाएगा m2 इंटू 7, ठीक है। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 m2 इंटू 7 वुड बी इक्वल टू m1 अपॉन 4। ये आपने क्या किया, माइनस वाले को यहां भेज दिया, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है तो आप इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7/4, यहां पे देखो 7/4 वुड बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। वेरिएबल एक साइड, नंबर्स एक साइड। अब 7/4 आपका रेशियो आ रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सर, सबसे सटीक रहेगा ऑप्शन सी। तो उसको हम मार्क करके अपना सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। सर अगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन है तब क्या किया जाए, ठीक है। अभी तो मेरे को पता चल गया कि एक्सटर्नल डिवीजन है बिकॉज मैंने डायग्राम बना लिया, पर अगर वैल्यूज ऐसी हैं कि डायग्राम नहीं बन रहा है तो क्या किया जाएगा। उस केस में आप क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, उस केस में आप इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लेते हैं। उस केस में आप क्या करते हैं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लेते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा कि उस केस में जब आपको नहीं पता चल रहा है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल डिवीजन है,
तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लेकर यदि आपका रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, यदि आपका रेशियो आ रहा है पॉजिटिव मतलब इंटरनल डिवीजन करेक्ट है, यदि रेशियो आ रहा है नेगेटिव मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन है, और फिर हम यहां पे अपना वैल्यू बताते हैं कि रेशियो के साथ एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा। अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने सीधे सीधे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर आपको नहीं पता है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल है तो यहां पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर आप उस तरीके से करते तो आपको m1 m2 की वैल्यू जो रेशियो आता वो नेगेटिव आता, और रेशियो नेगेटिव आने का मतलब सीधा सीधा है कि भैया आपका जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो आपका जवाब आएगा कितना 7:4 एक्सटर्नली, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगर आपने यहाँ जरा सी भी गलती कर दी तो देखो एक ऑप्शन है 4:7, आपने अगर डिवीजन में भी गलती कर दी तो भी आपका आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दें, आपका जवाब क्या आ रहा है। कंप्यूटर जी का भी जवाब है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी था ऑप्शन सी, मतलब सवाल सही सॉल्व हुआ है। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब अगला क्वेश्चन है द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस। देखो आपको 3 वर्टाइसेस दी हैं, ट्राइंगल है ये पता है, पर कौन सा ट्राइंगल है वो आपको बताना है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या करेंगे हम सर, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से हमें कभी भी ये निष्कर्ष तो नहीं मिलेगा कि किस टाइप का ट्राइंगल है। हाँ, हम अगर तीनों ट्राइंगल की साइड्स का लेंथ निकाल लें तो हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी एक्यूट या ऑब्ट्यूज है ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ राइट एंगल और आइसोसेलेस होना होगा कि नहीं ये बोलना तो आसान है साइड्स की लेंथ के हिसाब से, ठीक है। चलिए शुरू करते। सबसे पहले आपने ये बोल दिया वर्टाइस ए बी और ये है वर्टाइस सी मान लीजिए। तो पहले आप ए बी की दूरी निकालेंगे, तो ए बी हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना सर 5 - 3, ठीक है, का स्क्वायर एंड साथ में बीच में प्लस भी आएगा, प्लस -3 - 2 का स्क्वायर, है ना। तो 5 - 3 का स्क्वायर एंड -3 - 2 का स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 - 3 मतलब 2 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, क्योंकि -3 - 2 -5 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 + 25, तो मतलब ए बी की वैल्यू हो जाएगी 29, 29 रूट ऑफ 29 ऑब्वियसली। चलिए ए बी आ गया। अब इसके बाद बी सी निकाल दीजिए, क्योंकि भैया तीनों साइड निकलेंगी तभी कुछ टिप्पणी हो पाएगी। तो बी सी है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना, देखो 5 - -5, तो 5 नहीं एक काम करो इधर से लेंगे ना हम, तो -5 एंड -5 ऐसे लिख दो, एक ही बात है वैसे तो। ब्रैकेट के अंदर -5 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना यहाँ पे प्लस है सर यहाँ पे 4 -3, तो मतलब हो जाएगा 4 + 3 का स्क्वायर। बड़ी बड़ी वैल्यूज। चलो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर एंड प्लस करेंगे आप 5 और 3 7 का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100 + 49, तो मतलब 149। तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 149, जिसको सिंप्लीफाई कर पाना शायद मुश्किल है। एक बार चेक कर लो BC, तो मतलब C को आपने माना है यहाँ पे सेकेंड वाला, तो -5 - 5 4 और -3 बिल्कुल ठीक है। बचा क्या सर, एक बच गया जिसका नाम है AC, वो भी निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ कितना सर यहाँ पे -5 - 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, और साथ में प्लस करेंगे हम 4 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 का स्क्वायर। अब आप वैल्यू देख लीजिए, तो भैया AC आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। -8 का स्क्वायर एक बार चेक कर लो 5 - -3 बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 - 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए तो AC की वैल्यू 64 कितना सर, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 68 हो जाएगा। 68 यहाँ पे रूट ऑफ 68 आ रहा है AC की वैल्यू। AC की वैल्यू इज रूट ऑफ 68। अब हम क्या बोल सकते हैं
क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आइसोलेस है, क्या ऑब्ट्यूज है या फिर एक्यूट। एक बार दोबारा चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ए बी निकाला आपने तो 5 - 3 कर दिया, -3 - 2 कर दिया, वेरी गुड। 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25 करेक्ट है। उसके बाद आपने निकाला बी सी, तो बी सी मतलब -5 - 5 ठीक है, एंड 4 - 3 तो मतलब वो हो जाएगा वहां पे 7, बिल्कुल ठीक। 7 का स्क्वायर 49, -10 का स्क्वायर 149। इधर पे आप देखेंगे तो भैया -5 और -3 बिल्कुल ठीक, 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर, तो AC इज √68। अब यहाँ पे क्या हमें कुछ और देखने को मिल रहा है, कैसा है देखो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे तीनों साइड्स के बीच में पाइथागोरस लग नहीं रहा है। अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर इनको ऐड करेंगे तो आंसर 149 तो नहीं आ रहा है ना। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स में से कोई दो तो बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे दो बराबर दिख तो नहीं रही है फिलहाल के लिए, सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक एक साइड क्योंकि बहुत बड़ी है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल शायद हो सकता है, ठीक है। तो क्या हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को यहां पे निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं? एक बार चेक करते हैं कंप्यूटर जी क्या बोल रहे हैं, क्या इसका आंसर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? जी हाँ, बिल्कुल यही सही आंसर है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही हमारा आंसर होगा। और एक और चीज देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि राइट एंगल ट्राइंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 6829, उसका वैल्यू यहाँ पे अलग आ रहा है, तो मतलब क्लियर सी बात है कि राइट एंगल से ज्यादा ही होगा। तो आप ऑब्ट्यूज एंगल को अपने जवाब के रूप में मार्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नया क्वेश्चन है, इफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5, 6, 2, 8 एंड 0, 6, आपको चौथी वर्टेक्स बतानी है किसकी? पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब देखो दो तरीके, एक है आपका जहां पे आप चौथी वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y, फिर 3-4 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालो। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा क्विक है लेकिन थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, वो है डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो ये आपने दो एक्सेस बना दी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे सर, यहाँ पे अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करके आसानी से अपने चौथे वर्टेक्स की ओर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स है 5, 6, ठीक है। तो x पे 5, y पे 6 मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है। फिर दूसरी है 2, 8, तो 2, 8 मतलब x पे 2 और y पे 8, तो वो तो और ऊपर होगी, ठीक है। तो मैं 5, 6 को थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि 2 और 8 में डिफरेंस आ जाए। चलो 2, 8 वहां पे, 5, 6 यहाँ पे। इसके बाद फिर है 0, 6। अब 0, 6 कहाँ होगा? तो सर 0, 6 होगा यहाँ पे इधर, क्योंकि जो 5, 6 था उसके ठीक सामने ही होगा। तो ये रहा आपका जो रफ फिगर है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये रहा 0, 6। मेक श्योर यू मेक ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड विथ यूजिंग पेंसिल एंड ऑल, ठीक है। पेंसिल और स्केल यूज करके आराम से बनाना, एकदम क्लीन डायग्राम, कुछ भी गंदगी नहीं करनी है। तो जो चौथा वाला होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना। अगर आप पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं, इतना नीट नहीं बनाया पर फिर भी रफ आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब इसको आप अगर आप एक्स वाई मान लें तो एक इक्वेशन आप डिस्टेंस फॉर्मूला की यहाँ से ला सकते हैं, दूसरी यहाँ से ला सकते हैं और फिर एक्स और वाई निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस इस तरफ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, तो एक्स और वाई की एक वैल्यू आपको वहां से भी मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 6 से नीचे, तो या तो 5 होगा या तो 4 होगा, तो 4 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और इधर पे भी 2 तो इधर ही आ गया है और इधर पे है कितना? 5, ठीक है। तो 2 और 5 के बीच में कहीं है, तो 3 और 4 दोनों हो सकता है। 3 लेना है कि 4 लेना है वो सबसे बड़ी मनसा है, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये, तो अगर आप y को मान रहे हैं 4 मान लीजिए, ठीक है, x कितना होगा? अब आपके आंसर देखिए यहाँ पे, तो देखो 2, 5 बोल रहा है एक, अब 2, 5 तो नहीं हो सकता, है ना। 2, 5 कहां पे होगा? 2, 5 यहां कहीं लाई करेगा, तो वो आपका जवाब नहीं है, तो रिजेक्टेड क्लियरली। 1, 2 भी रैंडमली कहीं यहां लाई करेगा, वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? रिजेक्टेड। बचे 4, 3 और 3, 4। अब आप अगर 3, 4 सोच रहे हैं तो 2 के जस्ट बाजू में बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
3,4, तो 3,4 बहुत क्लोज हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 4,3 वुड बी अ बेटर आंसर देन 3,4। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से आप यहाँ पे काफी बार अपना आंसर, नहीं सॉरी, y की वैल्यू इज 4 राइट। हाँ, तो हम 4,3 को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज x 4 नहीं हो सकता। हाँ, y 4 है और x 3 है, ये प्रीटी मच पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो आपने मार्क किया 3,4 को एज योर आंसर। यू लुकिंग एट द डायग्राम। जब आप ड्रॉ करेंगे एग्जामिनेशन में तो आप तो पेंसिल वगैरह यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे, तो आपको बेटर वैल्यूज मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, बस आप सही तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा एकदम डीपली घुस के एकदम एग्जैक्टली एंगल वैंगल नाप के ड्रॉ करेंगे तो फिर शायद गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा उसको रखें और थोड़ा सा मार्जिन तो 19-20 हो ही सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा जवाब आ रहा है 3,4। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब क्या आ रहा है? उनका जवाब भी है 3,4, हमारा जवाब भी वही आया। तो देखो एस्टिमेशन की मदद से हम आंसर निकाल पा रहे हैं, तो ये अच्छी अप्रोच है, बस यही है थोड़ा सावधानी पूर्वक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जो क्या बोल रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। इनमें से कौन सा पॉइंट इस पॉइंट के कोलिनियर होगा। और कोलिनियर होने का मतलब साफ है भैया कि कोलिनियर होने का मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। तो सर क्या यहाँ पे चारों पॉइंट्स को हमें रख के देखना पड़ेगा कि किस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है? बिल्कुल, एक तरीका ये है कि आप मान लो चौथा पॉइंट जो है आपका वो x और y है। ठीक है, और एरिया है आपका 0, तो मैं वैल्यूज रख देता हूं ताकि x और y की इक्वेशन मुझे मिल जाए। ठीक है, और फिर इन चारों में से जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर। ठीक है, तो 0 इक्वल टू, क्योंकि एरिया 0 चाहिए, हाफ ऑफ x1 दैट इज 0 इंटू y2 माइनस y3, तो 5 माइनस y, ये स्वयं ही 0 हो गया। ठीक है, चलो प्लस, अब यहां पे और क्या बच गया सर? यहां पे आएगा -2 दैट इज x2 इंटू y माइनस 1, तो यहां हो जाएगा y माइनस 1, और लास्ट में x3 दैट इज यहां पे तीसरा वाला x इंटू y1, कौन सा यहां पे? नहीं, y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 5 है ना। आपने सबको ढंग से माइनस किया कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। तो ये x1 x2 x3 ये तीनों आ गए, 0 -2 और x। ठीक है, अब पहले वाले में y2 माइनस y3, 5 माइनस y, दूसरे वाले में दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में y3 माइनस y1, तो y माइनस 1, और तीसरे वाले में पहला माइनस दूसरा, तो 1 माइनस 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0 इंटू हाफ करोगे तो 0 ही आएगा। ये 0 इंटू ये पूरा तो फिर से 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 0 प्लस की जगह यहां हो जाएगा -2y, क्योंकि देखो -2 है और साथ में प्लस है, तो -2y प्लस 2, क्योंकि -2 इंटू -1 वुड बी +2, देन x इंटू 1 इज x, और यहाँ पे -5x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाएंगे 0 इक्वल टू आपको मिलेगा -4x -2y प्लस 2। ठीक है, आप इन दोनों वैल्यूज को अगर इधर ले आए तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपके पास बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए या ऐसी x और y की वैल्यूज चाहिए जिन्हें वहां पे रखते ही आपका आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। जैसे एक ऑप्शन है 2,3, रख के देखते हैं भाई। अब इतना एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू है 2, पॉजिटिव 2 है, प्लस 3, तो 4 प्लस 3 तो 7 आ रहा है, हमें तो 1 चाहिए, नहीं हो पाएगा। 4,5, 2 इंटू 4 इज 4 2 जा 8 प्लस 5, 8 और 5 हो जाएगा 13, ये भी रिजेक्टेड। 3,0, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 0, ये भी आ जाएगा यहाँ पे 6 के बराबर, जो कि नहीं है। बचा ऑप्शन 1 दैट इज 2 और -3, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, y की जगह आ जाएगा -3, तो ये तो 1 आ रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है कि x और y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, -3। इस पॉइंट के साथ हमारा जो एरिया है, जो हमारा जो लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी? कोलिनियर हो जाएगी, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। ठीक है,
कैसे अप्रोच रखा आपने, आपने अज्यूम कर लिया वो जो तीसरा पॉइंट है वो एक्स और वाई के रूप में है, एरिया 0 है तो आपने इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक्स और वाई के फॉर्म में सिंप्लीफाइड वर्जन में इक्वेशन लेके आए और फिर चारों पॉइंट्स को उसमें रख के देखा कि कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट सूट कर रहा है, जो सूट कर रहा था उसको आपने अपने जवाब के रूप में मार्क किया। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर यहाँ पे गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस इफ RS इज मीडियन फ्रॉम R टू PQ। अच्छा देखो यहाँ पे काफी दिमाग लगेगा, काफी सारी जानकारी है। सबसे पहले एक ट्राइंगल है PQR, तो भैया ट्राइंगल का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि जब तक चित्र सामने ना हो थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर लें। P है 3,1, ठीक है, अगर एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करें 3,1 कहां पे आएगा, तो ये होगा P 3,1, फिर आपका है Q 4,5, ठीक है, 3 से 1 इधर और 4 से, और दूसरा है फिर R 13,9। चलिए अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, मामला क्या है, मामला है कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस बताने। अच्छा एस है क्या, एस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय आर एस अ मीडियन, तो पहले आपने आर एस बनाया जो कि मीडियन है। सर मीडियन क्या करता है, अब ये तो भैया आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फटाफट रिवाइज करा देते भैया। मीडियन वो होता है जो जिस भी आपके साइड पे गिरता है उसके 2 बराबर हिस्से कर देता है, मतलब Q से लेकर S तक की दूरी और Q से लेकर और S से लेकर P तक की दूरी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मीडियन है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, सर मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगने के पूरे पूरे हमारे चांसेस, और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि ज्यादा मेहनत मत करो, केवल x1 प्लस x2 बाय 2 कर दो, तो 3 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2, या फिर 1 प्लस 5 होल डिवाइड बाय 2, तो x x के साथ ऐड हो जाएगा, y y के साथ, और होल डिवाइड बाय 2, 4 और 3 हो जाएगा 7/2, कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, 5 और 1 6/2, कैंसिल करोगे 3 आएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे s के 7,2 एंड 3, जो कि यहाँ पे विजिबल तो नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी मार्क करेंगे कि भैया यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है उनमें से एक भी ऑप्शन इस पे नहीं लागू हो रहा है, फ्रॉम R टू PQ, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, बस इसी वैल्यू देख के ऐड करते हैं, भैया 13 और 4 17 हो जाएगा, 17/2 तो वो आंसर हो जाएगा। ऐसे रैंडमली नहीं करना है ना मुन्ना ना, हमेशा पॉइंट चेक करना है, उसके बाद ही आपको अपने आंसर बताने हैं, ठीक है। चलिए PQR आपने सही कर दिया, पॉइंट एस सही कर दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस पे मार्क करेंगे, हमारा उत्तर है। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ ले तो उनका क्या कहना है, क्या वो भी हमारी इस बात से वाकिफ है कि नहीं। कंप्यूटर जी बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बार बताऊं, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये जो पॉइंट R और पॉइंट Q है, तो RQ का जो मिड पॉइंट होगा उसका आंसर होगा ये 17/2 और 7, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कौन सा पॉइंट आप ले रहे हैं, ठीक है। तो RQ का मिड पॉइंट है, तो अगर आपने RQ ले लिया सही लाइन की जगह PQ की जगह, तो आपका आंसर गलत आएगा, और आंसर गलत आएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो सावधानी पूर्वक अपना जवाब मार्क करें, देखें क्या पूछा गया है, उसके बाद ही फाइनल आंसर लिखें। चलिए स्क्रीन क्लियर, नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P विल एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अच्छा ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस बन जाएगा P की किस वैल्यू के लिए, देखो आइसोसेलेस है मतलब कुछ ना कुछ, और राइट ट्राइंगल भी है मतलब एरिया तो होगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पहले साइड्स चाहिए, ठीक है, और साइड्स निकालेंगे हम तभी तो हमें पता चलेगा कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। चलिए आपने यहाँ पे साइड्स को रखा है क्या, सर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। एरिया नहीं दिया है वरना P की वैल्यू निकालना आसान हो जाता, पर अभी तो हमें AB, BC और C ये तीनों निकालना पड़ेगा। तो AB वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, सर 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मैंने सीधे लिख दिया भैया माइनस करके, 2 - 1 3 - 1, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम निकाल लेते हैं, तो BC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड
लगे हाथ यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और साथ में BC के अलावा एक हो जाएगा AC या फिर CA, उस केस में भी आप माइनस करेंगे तो P - 1 का स्क्वायर, और साथ में प्लस करने पे कितना आएगा सर, P - 1 का स्क्वायर एंड 2 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चाहें तो पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, अब अगर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो भाई किसको आपको मानना है, कोई एक साइड, वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अभी तो आप नहीं बोल सकते कि कौन सा एंगल ए 90 डिग्री है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं ना, CA को मान लेते हैं वैसे P² - 2। अगर इन दोनों को मैं बराबर इक्वेट कर दूं तो P² - 2 वाला, इनको अगर करके देखते हैं भैया कौन किसके बराबर आ रहा है। देखो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, गणित है भैया, सब कुछ एब्सोल्युटली हाथ में परोस के तो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं मान रहा हूं कि BC और CA आपस में बराबर है ना, तो अगर मैंने मान लिया तो √of P - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैं सीधे 1 लिख रहा हूं, और यहां पे भी है √of P - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 1 स्क्वायर तो मतलब 1। ठीक है, चलो आपने रूट से रूट कैंसिल कर दिया तो P - 2 का स्क्वायर मतलब P² प्लस 4 - 2 2 = 4P। ठीक है, प्लस 1, और इधर पे आ जाएगा P² प्लस 1 प्लस 2 - 2P, और प्लस 1 एक और हो जाएगा क्योंकि लास्ट में प्लस 1 ऑलरेडी है। ठीक है, P² से P² कैंसिल, उसके अलावा यहाँ पे देखो एक और एक, यहाँ पे +1 और +1 है तो वो भी कैंसिल। कितना बचा आपके पास फिर सर, यहाँ बच गया केवल 4 - 4P, और यहाँ बच गया +1 - 2P, 1 - 2P। सॉल्व करें अब इसको, 4P यहाँ 4 तो 4 में से एक गया, 4P वहां जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4P - 2P, क्योंकि 2P ऑलरेडी नेगेटिव है, 4 में से एक गया 3 = 2P, तो 3/2 इज द वैल्यू ऑफ P। क्या ऐसा कुछ आंसर है हमारे पास? 3/2 आंसर नहीं है, मतलब हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर ना हो। तो अब आप क्या करोगे, चेंज कर देते हैं सर, इसकी जगह हम किसको लेके आएंगे, इसकी जगह हम लेके आएंगे √5 को। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर वापस से एक और वैल्यू, तो ऐसे 3 बार ट्राई करना पड़ेगा आपको भैया। अगर 2 बार में मंजिल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर तीसरी बार। चलिए अब यहाँ पे भी रूट से रूट कैंसिल, तो P² प्लस 4 - 4P प्लस 1 = 5। ठीक है, P² यहीं पे रहेगा, -4P, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये +4 + 1 जोड़ के 5 के बराबर तो कैंसिल हो गया, तो P² - 4P = 0। P - 4 और आप एक P अगर कॉमन ले लें तो आपको आपके 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, P और P - 4 = 0। तो या तो P की वैल्यू है 0 या फिर P की वैल्यू है 4। इन दोनों में से आपने जो 2 फैक्टर निकले उसको इक्वेट किया, तो या तो P की वैल्यू 0 या फिर P की वैल्यू 4। अब ये दोनों भी आंसर में आ रहे हैं, तो अब इन दोनों में से कौन सा वाला आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो चेक करके फिर हम फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए तो हमने यहाँ पे किस में डाला था, इस वाले में डाला था ना, इधर भी चेक कर लो एक बार। तो सर अगर इधर पे हम देख लेते हैं CA के लिए जो हमारी वैल्यू आ रही है, आपने रखा अगर 0 तो ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर, मतलब कितना -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना सर, ये हो जाएगा CA वुड बी इक्वल टू 1 + 1 तो √2। ठीक है, और अगर आपने 4 रखा तो फिर आपके पास दूसरी वैल्यू आएगी CA की, यहाँ पे कितनी सर, CA की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 4 - 1 मतलब कितना, 3 का स्क्वायर तो 9, और 1 का स्क्वायर तो 1, तो √10। तो 2 वैल्यू आई, √10 या फिर √2। अब चेक कैसे करोगे आप, तो चेक आप करेंगे भैया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब तक आपने पाइथागोरस तो लगा ही नहीं है, तो देखो पाइथागोरस किस में सेट बैठ रही है और बैठ भी रही है कि नहीं। इधर पे अगर आप देखें BC की वैल्यू, तो यहां कितनी हो जाएगी सर, 0 आएगी, तो BC की 2 वैल्यू, एक आ जाएगी 0 रखने पे, तो 0 रखने पे बनेगी 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगी √5। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 + 1, तो BC की वैल्यू √5 रहेगी, तो BC इज √5, AB इज √5। अब इन दोनों के साथ हिसाब से अगर आप लगाएं
तो सी ए की वैल्यू या तो √2 हो सकती है या फिर हो सकती है √10। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, और वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा ये फैक्टर कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस लगनी चाहिए। तो अगर आप BC प्लस AB का स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। √5 का स्क्वायर इज 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ होना चाहिए CA स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू CA स्क्वायर। तो √10 इज द वैल्यू ऑफ CA। तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये √2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है और √10 वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, जो कब आई थी, जब आपने P की वैल्यू रखी थी 4। ठीक है, तो यहां पे आपका जो 4 है वो आंसर होगा। 0 वाला रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो पाइथागोरस वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन रहा था, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए CA को 10 होना पड़ा। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की एक ही उपयोग था, जब आपने यहाँ पे पाइथागोरस लगा के उसे क्रॉस वेरीफाई किया कि जो P की 2 वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू सही है या फिर नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। तो हमारे हिसाब से C की वैल्यू आएगी 4, तब ऑप्शन C 4 सही है, जो कि P की वैल्यू है। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है 4, तो स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका यहाँ पे, द मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल BD ऑफ रोम्बस इज 3, 4। ठीक है, मिड पॉइंट दिया है डायगोनल का। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 1,5, द कोऑर्डिनेट ऑफ D वुड बी। देखो मिड पॉइंट का क्या मतलब है? 2 बराबर हिस्से। भैया मिड पॉइंट का मतलब है सीधे सीधे एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर ले जाइए। अब फॉर्मूला, लेकिन कौन सी वैल्यू मिडिल है, कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है वो ध्यान रखना। तो ये देखो, ये जो 3 और 4 हैं ये मिड पॉइंट की वैल्यू है, मतलब ये है आपके x और y। क्या है x और y? 3, 4। ये जो जनाब है 1,5 ये हो जाएंगे आपके x1 और y1। ठीक है, और जो निकालना है, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा x2 और y2। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है सर? फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माफ कीजिएगा होल डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3, x1 दिया है 1, x2 आपने पता लगाना है, होल डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। सॉल्व करेंगे 5 आएगी x2 की वैल्यू। चलिए इसके बाद अगर हम y की बात करें तो y वुड बी इक्वल टू 4। तो y का फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस y2 बाय 2। इसमें y की वैल्यू है 4 क्योंकि वो पॉइंट दिया हुआ है मिड पॉइंट। y1 की वैल्यू है 5, y2 हमने पता लगाना है अपॉन 2, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y2। सबसे इजी कैलकुलेशन 3 इज द वैल्यू ऑफ y2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,3। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए के रूप में, उसको ही हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे। देखो ये डिफरेंस है। ठीक है, जो आपने लेवल 1 क्वेश्चन किए थे वहां पे दोनों कोऑर्डिनेट दिए थे, आपको मिड पॉइंट निकालना था, आसान। यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने मस्तिष्क के ऊपरी माले का इस्तेमाल करते हुए, उसमें रक्त प्रवाह करवाते हुए आपको सोच के सॉल्व करना पड़ता ताकि आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अब हमारा काम करेंगे थोड़ा सा जवाब वेरीफाई करने का। कंप्यूटर जी बताइए जवाब क्या है? ऑप्शन ए 5,3 बिल्कुल सही है, हमने भी वही मार्क किया था। तो स्क्रीन क्लियर करने के बाद नया क्वेश्चन हमारे सामने। चलो अब यहां पे बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल AOB शोन बाय द फिगर इज 9√3, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने। देखो एरिया दिया है 9√3। अब अगर एरिया 9√3 है तो क्या मैं साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं कि भैया साइड कितनी होगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे प्रभु? सर वो ऐसे निकाला जाएगा कि भैया एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है ना, कितना? √3/4 a स्क्वायर। अब आप √3 से √3 कैंसिल करेंगे और यहाँ पे 9 और 4 हो जाएंगे गुणा और आपको मिलेगा a स्क्वायर। तो 36 इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। तो a की वैल्यू आएगी 6, मतलब O से लेकर B तक की दूरी है, O से लेकर B तक की दूरी कितनी है? 6। पर आप हाइट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइट है उसको निकालने का एक और तरीका, और वो है आपका
एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला जो कहता है कि हाफ इंटू बेस दैट इज 6 इंटू हाइट वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 9√3। तो इस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे h और ये 6 कैंसल 3, तो h की वैल्यू आएगी कितना 9√3/3, तो h की वैल्यू आएगी 3√3। मतलब इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है 3√3। मतलब जो पॉइंट A है उसका एक कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, कौन सा y वाला, क्योंकि ये जो दूरी है ये कितनी है 3√3 है, तो एक आपने लिख दिया 3√3। अब बचा x कोऑर्डिनेट, वो कैसे पता लगाएंगे? तो सर देखिए उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो कहता है कि अगर आपने अल्टीट्यूड बनाया तो वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही सब कुछ है। इसका मतलब ये जो C है पॉइंट, ये मीडियन भी है, तो मतलब 0 से लेकर 6 वहां था, तो 0 से लेकर 3 यहां तक होगा। तो मतलब x एक्सिस पे दूरी कितनी है 3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,3√3, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, वो भी लास्ट में। उसके पहले तक बाकी पूरा काम हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की मदद से किया। बाकी पूरा काम तो हमने वैसे ही किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ज्योमेट्री वाला पार्ट आ गया, मतलब प्लेन ज्योमेट्री वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन हाइट निकाली आपने, हाइट निकाल के आपने फिर उसके अलग अलग वहां पे वैल्यूज मार्क किए, ठीक है। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान था, बहुत आसान सर, कोई समस्या आई ही नहीं। चलिए हम एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी। तो स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट 3,4, 5,6, 2,8 एंड 0,6। अच्छा ये क्या बनेगा? अगर आपने बादाम खाए हैं अपने जीवन में, तो आपको एक बात बताऊं, ये कोऑर्डिनेट्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किए थे। हमने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक सवाल सॉल्व किया था, और वो सवाल ये था कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स ये हैं और जो सवाल था उसमें बताया गया था किस टाइप का फिगर वो है, तो बताइए चौथा कोऑर्डिनेट क्या होगा। और आपका चौथा कोऑर्डिनेट यही आया था आंसर के रूप में। याद आया कुछ कुछ आपको? 4 ऑप्शन दिए थे, फिर हमने ड्रॉ किया था कौन सा होगा, रिजेक्ट किए थे ऑप्शन, उसके बाद एक मार्क किया था। वही यहाँ पे करना है। और अगर आपको वो सवाल थोड़ा सा याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका जवाब था कि भैया वो जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। लेकिन सर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ याद नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका सबसे बड़ा साथी है आपका कागज और कलम। ड्रॉ कीजिए, पॉइंट्स को मार्क कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का फिगर बन रहा है। क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, या फिर रेक्टेंगल बन रहा है। और आई थिंक इतने स्मार्ट हम स्टूडेंट्स हैं कि इजीली देख के तो बता सकते हैं कि किस टाइप का शेप बनेगा। जरूरी नहीं है कि हमें रेक्टेंगल दिख रहा है या हमें एंगल मेजर करना पड़े तो ही हम समझ पाएंगे। आई थिंक नॉर्मली अगर हम थोड़ा इवैल्यूएटिव होकर सोचेंगे तो आसानी से आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो शेप है वो कौन सा है, ठीक है। ये तो हमें याद था, चलो कि भैया ये वैल्यूज पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया है जिसमें पैरेललोग्राम था, उसके 3 वर्टाइसेस दिए थे और चौथा हमें निकालना था। तो यहाँ पे वही वैल्यूज हैं, चौथी वाली भी दी है, बाकी तीनों भी दी है, और हमें याद था कि पैरेललोग्राम था तो हमने मार्क कर दिया। पर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ रैंडमली आता है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट्स को मार्क करें, ड्रॉ करें और फिर अपना अंदाजा एस्टिमेट लगा के आंसर बताएं। चलिए कंप्यूटर जी आप भी बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए पैरेललोग्राम कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है। और अब कल को ये मत बोलना कि सर रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस सारे ही तो पैरेललोग्राम होते, तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो आपने बनाया है वो एक केवल पैरेललोग्राम है या फिर वो कुछ अलग क्वालिटीज वाला रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसा कोई शेप है, ठीक है। चलिए यहां पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। किसका बोल रहा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना। यदि कोऑर्डिनेट्स हैं आपके A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है। पहली बात तो ऑर्थो सेंटर की परिभाषा याद होनी चाहिए कि होता क्या है, तब तो कोऑर्डिनेट्स बता पाइएगा। तो भाई ऑर्थो सेंटर की परिभाषा क्या होती है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर के यहाँ पे इस सवाल में 2 बातें। पहली कि ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, स्पेशल केस।
दूसरी ये है ऑर्थो सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो और भी स्पेशल केस हो जाता है, एंड आई वुड टेल यू कि बल्कि ये इजी केस है। कैसे? देखो, ऑर्थो सेंटर बनता है जब आप अल्टीट्यूड्स को, जब आप तीन अल्टीट्यूड्स को मिलाते हैं, जब उनका संगम होता है, तो वो जो पॉइंट बनता है उसे आप कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लेकिन सर हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सेंटरॉइड का पढ़ा है। बिल्कुल ठीक मेरे मुन्ना, और उतना अगर आपने पढ़ा है तो आपका काम बन गया, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब कुछ बराबर होता है, एंगल एंगल के बराबर, साइड साइड के बराबर, अल्टीट्यूड मीडियन के बराबर, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सबके बराबर। तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड भी बराबर होंगे। इसीलिए आपको पूछा ऑर्थो सेंटर गया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के रखेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपरी माले का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको याद आएगा कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम। इसका मतलब जो फॉर्मूला, जो वैल्यू, जो आंसर सेंट्रॉइड के लिए आया, वही फॉर्मूला, वही वैल्यू, वही आंसर ऑर्थो सेंटर के लिए भी आएगा। तो हमारा जवाब यहां पे होगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 3 एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 बाय 3, ये जो हमारा आंसर है, जो हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला, वही आंसर ऑर्थो सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन केवल और केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। बाकी केसेस में आपके आंसर अलग आएंगे, उन पर हम किसी और दिन विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। आप फिलहाल के लिए इस सवाल का आंसर मार्क करके कंप्यूटर जी से परामर्श करके आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,5, 2,5, 2,6 एंड 3,2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल वुड बी। अरे इजी क्वेश्चन, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अच्छा एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स दिया है आपको, मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिया आपको, वो नहीं दिए, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या हमें यहाँ पे पहले एक्चुअल मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दो, देखो सवाल अच्छे से पढ़ना कि जो मिड पॉइंट्स हैं किसके, साइड्स के, वो है 1,5, 2,6 एंड 3,2। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड वुड बी कितना। अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट आए कैसे होंगे सर? एक होगा x1 प्लस x2 बाय 2, जिसको सॉल्व करने पे आया मान लो 1। ठीक है, फिर एक होगा x2 प्लस x3 बाय 2, मिड पॉइंट ऐसे तो निकालते हैं हम, यस सर, वो आएगा 2 के बराबर। फिर तीसरा हो गया x3 प्लस x1 बाय 2, और ये हो जाएगा किसके बराबर? 3 के बराबर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां से x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, यहां से आपको मिलेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, और यहां से मिलेगा x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 6। अब अगर आप इस सबको ऐड कर दें, ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहां से? इन सबको ऐड करने के बाद कि 2 बार x1 प्लस 2 बार x2 प्लस 2 बार x3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया भैया मैंने, 6 और 4 10 और 2 12। आपने 2 कॉमन लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 वुड बी इक्वल टू 12, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुल मिला के यहां पे मिलेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। सर लेकिन आपने ये क्यों निकाला? वाई नॉट x1 x2 x3? प्रभु x1 x2 x3 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है क्या? x1 x2 x3 अपॉन 3। तो आपको यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, जब मेरा यहीं पे काम बन जाएगा तो मैं क्यों निकालूंगा वैल्यूज। तो कुल मिला के इतनी मेहनत का फल मुझे ये मिल रहा है कि जो सेंट्रॉइड है उसमें x की वैल्यू है 2, और अगर आप चाहें तो यहीं पे आंसर मार्क कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू है 2। तो ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये हमने x के लिए कर दिया, ऐसे ही आपको y के लिए भी करना है, तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि वहां से भी हम आंसर निकाल के आसानी से अपना सवाल सॉल्व कर पाए। चलिए सबसे पहले आपको मिलेगा y1 प्लस y2 इज y2 वुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद y2 प्लस y3
y2 वुड बी इक्वल टू 6 और लास्ट में y3 प्लस y1 इज अपॉन 2 वुड बी इक्वल टू, देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 2 बचा है। सारी वैल्यूज लेना भैया, अगर वैल्यूज मिस कर जाओगे दिक्कत हो जाएगी, एक भी वैल्यू छोड़ना मत, ठीक है। सीक्वेंस का इतना टेंशन नहीं है। तो y1 प्लस y2 वुड बी इक्वल टू 10, y2 प्लस y3 वुड बी इक्वल टू 12 और y3 प्लस y1 वुड बी इक्वल टू 2 2 जा 4। चलिए अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो फिर से वही, तो ट्वाइस ऑफ इकट्ठा लिख रहा हूं मैं y1 प्लस y2 प्लस y3, क्योंकि दोनों आएंगे तीनों आएंगे 2 बार, 12 10 22 और 4 हो जाएगा 26। तो सॉल्व करने पे y1 प्लस y2 प्लस y3 वुड बी इक्वल टू कितना, सर इट वुड बी इक्वल टू 13 और होल डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इधर भी डिवाइड बाय 3, 13 भी डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन ए, दैट इज 2,13/3। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या आपने एक्चुअली y1 y2 y3 निकाला? नो सर। उसके बिना ही आपका काम बन गया? यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे ये सवाल आसान हो जाता है। हाँ, कभी अगर जीवन में आपको y1 y2 y3 निकालना ही पड़े, देखो y1 y2 जोड़ने पे 10 है, वहां पुट कर दोगे, इक्वेशन में रख दोगे, y3 की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही y2 y3 12 है, वहां पुट कर दोगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? देखो यहां समझो, मैंने कहा कि भैया y1 प्लस y2 प्लस y3 कुल मिला के आया 13 के बराबर। y1 y2 जोड़ने पे 10 आता है, इसको यहां रिप्लेस कर दोगे तो आपको y3 मिल जाएगा 3। ऐसे ही y2 प्लस y3 है 12, तो यहां से रिप्लेस कर दोगे, y1 मिल जाएगा 1 और यहाँ पे y3 और y1 कर दोगे 4, तो y2 आ जाएगा 9। ठीक है, ये इस तरीके से आपको y1 y2 y3 मिल जाएगा। पिछले वाले पार्ट में x1 x2 x3 में रख देते तो आपको उसकी भी तीनों वैल्यूज मिल जाती, पर यहाँ इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ आपको केवल सेंट्रॉइड निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान जो है गुरुजी आपको दे रहे हैं, रख लेना, कभी बाद में काम आ सकता है। चलो, कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करे, उनका जवाब भी ऑप्शन है, हमारा जवाब भी ऑप्शन है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि यदि ए बी सी ये 3 वर्टाइसेस हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ द मिड पॉइंट्स, तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। देखो वो जो पिछला आपने सीखा वो यहां पे थोड़ा बहुत काम आएगा। जैसे ए जो है वो है डीई की मिड पॉइंट, डीई का मिड पॉइंट है ए, उसके बाद डी एफ का मिड पॉइंट है बी और ई एफ का मिड पॉइंट है सी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो आप डी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1, ठीक है, तो यहां डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको अलग से लिखूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो वैल्यूज लिखते समय ध्यान रखना। तो डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ई के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और f के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे तब किसको साथ में लेना है किसको नहीं, उस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शुरू करें। आपको d निकालना है तो मतलब आपको बेसिकली x1 y1 निकालना है। चलिए सबसे पहले आपको मालूम चलेगा कि x1 प्लस x2 de का मिड पॉइंट है, जो कि de का मिड पॉइंट है a। तो x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3, है ना। फिर E है, देखो DF का मिड पॉइंट है B, DF मतलब x1 प्लस x3, क्योंकि D और F चाहिए आपको, होल डिवाइड बाय 2 वुड बी इक्वल टू 4। अगर आप फ्लो में जाते तो नेक्स्ट क्या लिखते, x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4, तब आंसर अलग आता, गलती हो जाती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। और लास्ट है जो एक और, वो भी हम लिख देते हैं कि EF मतलब x2 और x3 होल डिवाइड बाय 2 करने पे कितना, होल डिवाइड बाय 2 करने पे आंसर आ रहा है -1। सॉल्व करने 3 इक्वेशन मिलेगी आपको। इक्वेशन होगी आपकी सबसे पहली कि x1, पहले हम इसको डब्बे में बंद कर दें ताकि गुम ना जाए। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x1 प्लस x3 इक्वल टू 8 और साथ में x2 प्लस x3 हो जाएगा -2। चलिए सबको ऐड करेंगे और ट्वाइस ले लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि हमने पिछले वाले में भी यही किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 और 6 हो जाएगा 14 -2,
तो 12। तो कुल मिला के आपकी इक्वेशन में क्या आया कि भैया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसमें से भी x2 और x3 की वैल्यू -2 है तो सीरीज रख दो। तो x1 -2, क्योंकि x2 और x3 जोड़ने पे आ रहा है -2, तो सीधे सीधे आपने रिप्लेस कर दिया। तो x1 -2 वुड बी इक्वल टू 6। x1 की वैल्यू आ रही है 6 और 2 8। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? सर अभी तक तो नहीं मिल रहा है, तो नन ऑफ दीज मार्क कर सकते हैं क्या? चलिए दूसरी वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, अगर वो मिल जाती है तो तब हम अपना आंसर जवाब मार्क करेंगे। चलिए ये तो हो गया आपका। अब दूसरा पार्ट जो है आपका वो है आपका y के लिए, तो उसके लिए भी वही मेहनत करनी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते ताकि हम y की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर वही जो किया उसको दोबारा करना है। सबसे पहले y1 प्लस y2, क्योंकि d और e है, आपने e का नाम क्या रखा है? देखो e है x2 y2, ठीक है। तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना? 4। उसके बाद y2 प्लस y3 नहीं होगा, उसके बाद देखो df दिया है, df मतलब y1 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 4, नहीं ये 2 है सॉरी। और फिर y3 प्लस y1 होल डिवाइड बाय 2 करने पे कितना? सब y3 प्लस y1 होल डिवाइड, नहीं y3 प्लस y2 करना है सॉरी, है ना। तो y3 प्लस y2 करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन 3 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन y1 प्लस y3 इक्वल टू 4। लास्ट वाली y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना? 2 2 जा 4। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सर हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि सारे दो दो बार है, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना? सर 8 4 12 4 16। तो अब आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 अलग है भैया, ऊपर की पट्टी अलग है, देखना मिक्स मत कर देना। प्लस y3 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 8। तो मतलब y1 y2 y3 जोड़ने पे भी 8 आया। अब आप सॉल्व करेंगे तो y2 और y3 जोड़ने पे आ रहा है 4। तो मतलब आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो y1 वुड बी इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो आपके आंसर एक वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू 4, जो कि यहाँ पे कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं। बाकी दोनों हमें पूछे नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं भाई, सिंपल सा लॉजिक है। टाइम हमारे पास कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर निकाल के यहाँ पे आप रखें। अब हम जाएंगे हमारे स्पेशल बटन पे जहां पे स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी और आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, जो कि कभी कभी चालू होता है, हर समय नहीं। देखो आंसर आया ऑप्शन डी, स्क्रीन भी क्लियर हो गई, आंसर भी अपना वेरीफाई हो गया कि ऑप्शन डी आपका भी आया था, हमारा भी आया। ये जादुई बटन रोज नहीं चलता है, कभी कभी चलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेकंड क्वेश्चन है सेशन का। चलिए, ओ इज द सेंट्रॉइड। अरे सेंट्रॉइड बोल दिया, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। देन द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, आपको एडी की लेंथ बतानी है, कैसे पता लगाओगे? ठीक है सर, जो सेंट्रॉइड होता है उसका एक स्पेशल कनेक्शन होता है लेंथ ऑफ मीडियन से। क्या सर? लेंथ ऑफ मीडियन को, तो मीडियन को अगर मैं यहां पे लिख के बताऊं तो बेसिकली वो कनेक्शन कुछ इस प्रकार है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ, याद आया कुछ? इन द रेशियो ऑफ व्हाट? सर कुछ याद नहीं आ रहा है तो बेटा बादाम खाओ। इन मीडियन इन द रेशियो ऑफ, मीडियन इन द रेशियो ऑफ कितना? 2:1। मतलब ए से लेकर ओ तक का रेशियो डिस्टेंस 2, नीचे 1। अब आप सॉल्व करोगे तो फिर आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एओ की दूरी, उसके बाद निकलेगी ओडी की दूरी, और उसके बाद फाइनली आएगी एडी की वैल्यू। चलो शुरू करते हैं। तो सर एओ हो जाएगा यहां पे कितना? अंडर रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई शंका? बिल्कुल नहीं सर। 2 - 1 3 - 5, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो एओ आ जाएगा यहां पे अंडर रूट ऑफ 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर।
तो AO हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो AO हो जाएगा √5। अगर AO की वैल्यू है √5, अगर AO की वैल्यू है √5, क्या आप मुझे AD बता सकते हैं डायरेक्टली? सर अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, तो AO अपॉन AD हो जाएगा 2:3 का रेशियो, क्योंकि AO अपॉन OD है 2:1, ऊपर 2 नीचे 1, तो यहाँ पे 2:3 हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा जो AD है वो 2 और 1 3 के बराबर। ठीक है, तो AO की वैल्यू आपने निकाली है √5, AD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, रेशियो आपको पता है 2:3। ये किसका रेशियो है? ये मीडियन के अपर पार्ट का पूरे मीडियन से रेशियो है, और जब आप मीडियन के अपर पार्ट का लोअर पार्ट से करते हैं तब 2:1 होता है, जब आप पूरे से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2:3 हो जाएगा। ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी AD मतलब कितना सर? 3√5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, तो 3√5 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ AD। क्या ऐसा कोई खतरनाक सा दिखने वाला ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए कि 3√5 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ AD, ऑप्शन ए। अब बस यही ऑप्शन कंप्यूटर जी का भी आया हो तो बात अलग है, अगर नहीं आया होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। कंप्यूटर जी चलिए बताइए आपकी गणित कितनी मजबूत है? ऑप्शन ए कंप्यूटर जी का भी सही है, हमारा भी सही है, तो मतलब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, इजीली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो याद रखना, और ये हमेशा होता है, हर ट्राइंगल में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना इस केस में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 एंड अगेन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनकी दूरी बराबर है। क्या करोगे सर? कोई 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और वही डिस्टेंस बाकी पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। चलिए तो डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, एक तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - 2 करने पे कितना सर? 3 - 2 करने पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस 3 - 2 मतलब 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे है 1 स्क्वायर। डी की वैल्यू 1 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो डी की वैल्यू आई √5। अब ये जो डिस्टेंस है, मतलब अगर हम इनको नाम दे दें तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जो दूरी AB की है वही दूरी BC की भी होगी, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक सर। तो आप यहाँ पे BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो BC हो जाएगा √5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस K - 3 का होल स्क्वायर। चलो तो BC की वैल्यू आएगी यहाँ पे जो कि एक्चुअल D के बराबर है, तो D हो जाएगा √5 - 3 मतलब 4, क्योंकि 5 - 3 सर 5 - 3 2 होता है। हाँ बेटा मुझे पता है 5 - 3 2 होता है, आपने 4 लिखा है, ऊपर स्क्वायर भी तो है, 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा तेज तो अपन को चलना पड़ेगा बेटा, प्लस K - 3 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दें, D की वैल्यू है √5, तो रिप्लेस कर दीजिए, √5 इज इक्वल टू √4 प्लस K - 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसल, तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस K - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप, 5 में से 4 गया, 1 इज द वैल्यू ऑफ K - 3 का होल स्क्वायर। अब या तो K - 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, या फिर 1 का यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा सर? दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वहां से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा होल स्क्वायर से रूट कैंसल, रूट ऑफ 1 इज 1, तो K - 3 इज इक्वल टू 1, तो -3 वहां जाएगा तो K की वैल्यू आएगी 4, जो कि एक आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 4 इज द वैल्यू ऑफ K। लेकिन कभी भी अपना आंसर एक बार में तय नहीं करते, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये जो K की वैल्यू है ये आई BC के बीच में, ठीक है, और यही वैल्यू AC के बीच में भी तो सस्टेन करनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या AC में जो K की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे वो सस्टेन कर रही है या फिर नहीं। तो चलो AC मतलब हो जाएगा A से लेकर C तक की दूरी, और ये भी क्या आनी चाहिए बराबर। अब आप सॉल्व करेंगे तो सर एक तो आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पे आ जाए k की जगह 4 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ रही है, इस इक्वेशन के हिसाब से k की वैल्यू 4 आ रही है। अब ये चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रभु अगर इक्वेशन है तो वो इक्वेशन कोई ना कोई वैल्यू तो देगी ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकली, तो k की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही आएगी, पर वो वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है हमारे गिवन कंडीशंस को, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो AC यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर एंड 4 - 1 मतलब फिर से 3 का स्क्वायर। तो AC आ रहा है यहाँ पे कितना, 3 का स्क्वायर 9 + 9। ये देखो AC की वैल्यू आ रही है √18 विच इज नॉट इक्वल टू √5। मतलब तीनों साइड्स की दूरी बराबर नहीं आ रही है, मतलब जो k की वैल्यू यहां निकली है वो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। और सीधा सीधा रीजन है फिर से, सर अगर मतलब आपने कैलकुलेशन गलत किया, सॉल्यूशन गलत किया, ना मुन्ना ना, हमने यहां इक्वेशन सॉल्विंग गलत नहीं की है। अब नियम यह है कि अगर आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो यहां पे वेरिएबल पार्ट है उसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही आएगा, पर क्या वो आंसर यहाँ पे हमारे एक चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल ले लो, कोई क्लॉथ है, ठीक है, अब अगर आप क्लॉथ को स्टिच करेंगे तो वो कुछ ना कुछ कपड़ा तो बनेगा ही, शर्ट बनेगी, पैंट बनेगी या फिर कोई और ड्रेस बनेगी, लेकिन क्या वो आपके नाप की बन रही है। अब सपोज आपने उनको 2 मीटर कपड़ा दिया, अब 1-2 मीटर कपड़े से वो शर्ट तो बना देंगे, पर क्या वो शर्ट जो बनी 2 मीटर कपड़े से क्या वो आपके साइज की है। ठीक वैसे ही k की वैल्यू निकली तो सही, पर क्या वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो मतलब ऐसी कोई भी k की वैल्यू नहीं है जो कि हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। और इस सवाल को देने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप यह चीज समझें कि हर वो चीज जो आंसर जैसी दिखती है आंसर होती नहीं है। अगर आप यहां तक सॉल्व करके अपना आंसर 4 मार्क कर देंगे तो वो गलत आंसर होगा, क्योंकि देखो कोई ना कोई ट्राइंगल तो फॉर्म होगा, वो पॉइंट के कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, लेकिन क्या वो जो ट्राइंगल बना वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि नहीं है, वो हमें तय करना था। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है जो कि k की रखने पे हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मिले, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। तो इस ऑप्शन को देने के पीछे का कारण भी तो था ना कुछ, कि ऐसा अलग सा ऑप्शन दिया, यूनिक सा। चलिए कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर जी का जवाब है ऑप्शन डी, हमारा आंसर भी तो ऑप्शन डी, स्क्रीन क्लियर। और अब हम मूव करेंगे हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक बार ध्यान से सुनना भैया, देखो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर 6 मिलियन से ज्यादा, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली हमारी। नंबर्स काउंट करना शायद बहुत ऐसा ही ना, छोटी सी वैल्यू हो जाएगी, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो हमारी फैमिली को डिफाइन कर सके। और हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे क्लासेज, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें टीच करने पड़ते हैं, और उन सब में बहुत बार स्टूडेंट्स के काम के सेशंस उन तक नहीं पहुंच पाते। इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जब जब आप नए वीडियोस डालते जाएंगे तो वो आते जाएंगे, कभी नोटिफिकेशन आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं तो आपसे मिस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, जिससे आपके कोई भी चैप्टर, कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर, कोई भी प्लेलिस्ट या फिर कोई भी फ्लो ऑफ स्टडिंग थिंग्स डिस्टर्ब नहीं होगा। और वो सॉल्यूशन है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। आपके प्यारे अपने प्रिय गूगल बाबा के पास जाइए, वहां पे टाइप कीजिए magnetbrains.com, आपको हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर खुलती हुई दिखेगी। हमारी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको एक होम पेज दिखेगा, जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो भी डिवाइस हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, आपका टैबलेट हो या फिर आपका मोबाइल हो, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ऑप्शन दिखेंगे कि आप क्या चीज, किस चीज को पढ़ना चाहते हैं, किस चीज पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे एनटीएससी का टैब आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से एनटीएससी के सारे टीचर्स, उनके नाम और उनके चित्र के साथ आपके समक्ष आ जाते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मेरी शक्ल देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप मुझे आइडेंटिफाई करते हो। वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आप, जैसे ही वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मैथ्स एनटीएससी का जितना भी पार्ट मैंने कवर किया है वो सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाता है एट वन जिस्ट। आपको बस एक बार देखना और आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा सर ने किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स बनाए हैं, उन लेक्चर्स की क्या ड्यूरेशन है, क्या सर ने उसमें पढ़ाया है और हम उनको कितनी देर में कवर कर पाएंगे, बस। और अगर आपको डीपीक्यू शीट भी प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, बस
शीट को प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशन देखिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने मार्क्स इंप्रूव कीजिए। यहाँ पे आपको जो भी चीज देखनी है, जो भी आपको सिस्टम करना है फॉलो, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आप तो आपके वीडियोस खुल जाते हैं और ये सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं। अब देखिए ईयर वाइज हमने लिख दिया है तो आपसे कोई भी सेशन मिस नहीं होगा, आप सारे सेशंस आराम से एंजॉय कर पाएंगे। बस यहीं पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमारे सेशंस खुल जाते हैं। हूबहू यूट्यूब जैसे ही सेशंस हैं, सेम टीचर्स टीचिंग सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वालिटी कंटेंट, इनफैक्ट अ वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट आपको मैनेज ब्रेन्स देता है। हाँ, एक एडवांटेज यहाँ पे और हो जाता है कि यहाँ पे ना कोई ब्रेक है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई सजेशंस हैं, तो कोई भी आपको गाना सुनने को नहीं बोलता है, कोई पिक्चर का सीन देखने को नहीं बोलता है। और आप मासूम बच्चे जो कि भटक जाते हैं राह से पढ़ते पढ़ते, मतलब आपने खोला तो कुछ टॉपिक का वीडियो होता है लेकिन बाद में कोई गाने का वीडियो चल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही रहेगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है फॉर एनटीएससी, उसमें हम कवर कर रहे हैं सैट पार्ट, जिसका आपका रिलेवेंस है स्टेज 1 के एनटीएससी एग्जामिनेशन से। वहां पे हम पढ़ रहे थे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके लेवल 2 क्वेश्चंस। कुछ 20-22 सवालों का ये सेट था, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए जो आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प करेंगे। आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड यस अगले सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।